Hello बच्चों, today we are gonna discuss our chapter 15 which is body fluids and circulation. तो body fluids and circulation is that chapter जो कि आपके पूरे throughout your MBBS journey and after that it will also be a part of your core studies. तो ये बहुत अच्छा important chapter है. यहाँ पे जो concept बन जाएंगे आपके throughout it will help you out and आई विल ट्राई कि मैं इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके आप लोगों को सबको समझा सकूँ चीज़ें जो भी हैं. बट देखो, तुम जितनी साथ में मेहनत करोगे उतना तुम्हारा फ़ायदा होगा. सो दैट्स द थिंग. नाउ अभी जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसे भी ध्यान से पढ़ने की आदत डालो. ये नहीं कि फर्स्ट जो हेडिंग दे रखी है वहीं से ही हमने चालू किया पढ़ना. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि ऑल द लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस. ठीक है. ये सिंपल चीज़ है कि ऑक्सीजन देना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा और बाकी एसेंशियल सब्सटेंसेस देने पड़ते हैं हमको सारे लिविंग सेल्स को. सेकेंड लाइन में लिख रखा है the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissues. तो जो वेस्ट मटेरियल होता है जो भी वो टिश्यूज, यहाँ पे देखो, वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली. दो चीज़ें, वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटिन्यूसली रिमूव करना होता है फॉर हेल्दी फंक्शनिंग. किसकी? टिश्यूज की हेल्दी फंक्शनिंग. ऑर्गन्स नहीं लिख रखा, सेल्स नहीं लिख रखा, टिश्यूज. ठीक है. टिश्यूज के लिए यहाँ पे लिख रखा है वेस्ट और हार्मफुल substances have to be removed sorry have to be removed continuously for healthy functioning of किसका? For healthy functioning of tissues. ठीक है. तो 3-4 चीज़ें हैं इसमें वो ध्यान रखनी है. एक तो वेस्ट, हार्मफुल सब्सटेंस जो कि कैसे रिमूव करने हैं हमको, कंटिन्यूसली रिमूव करने हैं. कहाँ से? टिश्यूज से, हेल्दी फंक्शनिंग के लिए. नाउ in the next line they are giving it is therefore essential to have efficient mechanisms for the movement of these substances to the cells and from the cells. Now they are talking about cells कि cells के लिए क्या लिख रखा है? essential to have efficient mechanisms. एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कि एफिशिएंट तरीके होने चाहिए. एसेंशियल, इट इज़ एसेंशियल का मतलब पता है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म्स जिससे कि क्या हो सके, मूवमेंट हो सके इन सब्सटेंसेस का टू एंड फ्रॉम द सेल्स. ये दे रखा है सेल्स के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में दे रखा है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट मेथड्स निकाल रखे फॉर दिस ट्रांसपोर्ट. सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स, वो सर्कुलेट करते हैं वाटर को फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट. तो स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स के लिए लिख रखा है, जैसे मान लेते हैं स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स का ऐसा कुछ है. तो ये क्या करते हैं? दे सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स टू देयर बॉडी कैविटीज. सराउंडिंग से इनका पानी जाता है इनकी बॉडी कैविटीज के अंदर. ठीक है. सराउंडिंग्स, फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज, जहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है. जो भी इनको सब्सटेंसेस एक्सचेंज करने होते हैं वो. और ये एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? फैसिलिटेटेड एक्सचेंज थ्रू सेल्स. एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? सेल्स के थ्रू. ना कि टिश्यूज तो बनते ही नहीं है ना, तो फिर वो चीज़ ध्यान रखनी है कि स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स के लिए क्या लिख रखा है? दे सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट एक्सचेंज थ्रू द सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में दे रखा है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे यूज स्पेशल
fluids within their bodies to transport such materials. तो they have mentioned कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ऐसे मटेरियल्स को. ब्लड जो है दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. तो ब्लड के बारे में 3 चीज़ें लिख रखी हैं. मोस्ट कॉमन यूज्ड बॉडी फ्लूइड, मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स से इंक्लूडिंग ह्यूमंस. ठीक है, मोस्ट कॉमन इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ऐसा लिख रखा है. मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ब्लड के लिए लिख रखा है इट इज़ मोस्ट कॉमन, इट इज़ मोस्टली इन हायर ऑर्गेनिज्म, इन मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. उसके बाद में लिख रखा है देयर इज लिम्फ. ठीक है, तो लिम्फ जो है दैट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज. इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिख रखा. इट जस्ट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज दैट वी लर्न फर्दर एज वी प्रोसीड इन दिस चैप्टर. ठीक है, उसके बाद में ब्लड इज गिवन. ब्लड क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल बॉडी फ्लूइड. ठीक है, लिख रखा है कि देर आर स्पेशल फ्लूइड्स. ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड. ठीक है, नीचे लिख रखा है ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, consisting of fluid matrix, plasma and formed elements. It is very important because they interchange, they play with words, right? So you should be very accurate with your understanding of NCERT. ठीक है, you should be aware that what are the words that they can play with. ठीक है, so blood is formed by, it is, सबसे पहले तो क्या लिख रखा है, it is a स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू. और उसके बाद में जस्ट रिमेंबर FPF. FPF तो याद रखना पड़ेगा. तो फिर FPF में क्या आ गया? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा एंड फ्लूइड मैट्रिक्स. ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स याद रखना है. उधर चिपका लो, दीवार पे चिपका लो. FPF ब्लड का पार्ट होता है. फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा, फ्लूइड मैट्रिक्स. नाउ प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है? इट इज स्ट्रॉ कलर्ड. ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है. विस्कस फ्लूइड होता है. नाउ दे विल राइट नॉन विस्कस फ्लूइड, दे विल राइट सम डिफरेंट कलर. स्ट्रॉ कलर्ड, विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड. 3 चीज़ें याद रखनी है. विस्कस फ्लूइड, स्ट्रॉ कलर्ड, 55% ऑफ ब्लड. नाउ प्लाज्मा का 90 to 92% जो पार्ट होता है दैट इज वाटर. और प्रोटीन्स जो होते हैं वो 6 to 8% पार्ट बनाते हैं. ठीक है, नाउ वील राइट ऑल ऑफ दिस. प्लाज्मा जो है वो कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड होता है. प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड एंड इट इज विस्कस. ठीक है, विस्कस होने के अलावा व्हाट इट इज, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ ब्लड. राइट, ब्लड में ये जैसे दिस वाज प्लाज्मा तो दिस इज 55%. ठीक है, इतना ध्यान रखोगे. नाउ प्लाज्मा का स्प्लिटिंग दे रखा है कि जो प्लाज्मा है उसमें 90 to 92% जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वाटर होता है. और बाकी का जो 6 to 8% पार्ट होता है, 1-2% छोड़ दिया इन्होंने, कुछ बताएंगे. ठीक है, तो 6 to 8% पार्ट जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं. अब प्रोटीन्स के बारे में दे रखा है कि मेजर प्रोटीन्स क्या होते हैं. मेजर प्रोटीन्स के लिए अल्फीग्लो याद रख लोगे ना. अल्फीग्लो इज नॉट अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, इफ यू पेस्ट इट ऑन योर वॉल्स ना,
तो यू विल रिमेंबर इट ऑलवेज. एंड दीज आर द थिंग्स जहाँ पे वी गेट कन्फ्यूज. FPF वाली चीज़, अल्फिग्लो, अल यानी एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन. एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, दीज आर द मेजर प्रोटीन्स. ठीक है. There are also some minor proteins which they have not mentioned, but these are all the major proteins. Okay. तो प्लाज्मा 90 to 92% होता है वाटर, 6 to 8% होता है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में मेजर प्रोटीन्स के हमको नाम दे रखे हैं. अल्फिग्लो जो है दैट इज ऑल मेजर प्रोटीन्स. ठीक है, माइनर प्रोटीन्स नहीं है. अभी जो फिब्रिनोजन होता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन. इट इज़ नॉट एंड कोएगुलेशन, एंड करेंगे वहाँ पे. ठीक है, बट these are some of the things that you have to be एग्जाम हॉल में बैठ के you can judge about it, and भी मुझे नहीं लगता गलत होगा. ठीक है, तो फिब्रिनोजन, बट इफ जो ऑप्शंस है वो नहीं बैठ रहे देन यू हैव टू कंसिडर इट रॉन्ग. ऐसा. नाउ जो फिब्रिनोजन होता है वो किसके लिए चाहिए होता है? फिब्रिनोजन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ग्लोबुलिन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस. ठीक है, ग्लोबुलिन्स के लिए लिख रखा है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. एंड एल्ब्यूमिन जो होता है वो हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर. ठीक है, तो फिब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग और कोएगुलेशन. FC फैन क्लब्स पता होंगे तुम लोगों को, फैन क्लब्स होते हैं तुम्हारे सारे टीचरों के. सो फिब्रिनोजन क्लॉटिंग और कोएगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. GD इज ग्रुप डिस्कशन, राइट. तो G यानी कि ग्लोबुलिन इज फॉर डिफेंस. ठीक है, और एल्ब्यूमिन इज फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस. इसको वावल से याद रखो. वावल का हमेशा याद रखो, कुछ ना कुछ वावल मैं साथ में जुड़वा दूंगी बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स वावल से याद कर करके, एंड मोस्ट ऑफ अस मेडिकोज डू. तो एल्ब्यूमिन जो होता है दैट हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस. ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो डिफेंस के लिए. फिब्रिनोजन फैन क्लब, ग्रुप डिस्कशन, वावल्स. एल्ब्यूमिन के लिए ऑस्मोटिक बैलेंस. नाउ प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स. ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मिनरल्स भी आते हैं. ठीक है, व्हाट आर दीज मिनरल्स? दैट इज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड. ठीक है, उसके अलावा क्या है? गाल. ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड्स. ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका, यार इसको तो कैसे भी याद रखना पड़ेगा तुमको. देखो, सोडियम क्लोराइड तो याद रखते हैं अपन. कैल्शियम, मैग्नीशियम दो वो वाले आयन्स हैं +2 वाले, और एक बाइकार्बोनेट याद रखना पड़ेगा. मतलब यार ये मिनरल्स वाला चीज़ तो तुम यू कैन जस्ट पेस्ट इट ऑन योर वॉल. ठीक है, तो 3 चीज़ें अभी तक तुमको पेस्ट करनी है. एक तो FPF, एक अल्फिग्लो. यू डू नॉट हैव टू राइट पूरा. ठीक है, यू जस्ट FPF, अल्फिग्लो, उसके बाद में मिनरल्स कौन कौन से हैं तो मिनरल्स का नाम लिख दो बस. ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट. उसके नीचे लिख देना गाल. गाल इज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स. ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज ट्रांजिट ऑफ इन द बॉडी. ठीक है, तो ये जो मिनरल्स होते हैं और जो ये चीज़ें होती है ये सब हमेशा प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि ये ट्रांजिट में रहती है, यानी कि आती जाती रहती है, इसलिए प्लाज्मा के अंदर रहती है. सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके बाद में एक बाइकार्बोनेट याद रखना है. ठीक है, और गाल याद रखना है. समझ गए? 90 to 92% है वाटर, 6 to 8% है मेजर प्रोटीन्स, और मिनरल्स कौन कौन से है वो पता होने चाहिए. ठीक है, इट कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स. ठीक है, दीज आर स्मॉल अमाउंट, दे विल कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स. दिख ही रहा है ना, 90 to 92% तो वाटर है, सो हाउ कैन इट बी अ लार्ज अमाउंट. ठीक है, द फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म. ठीक है, तो जो फैक्टर्स होते हैं, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट फिब्रिनोजन, दिस इज टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉटिंग और कोएगुलेशन के लिए. वो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में.
factors for clotting and coagulation are present in inactive form in plasma. Now प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो वो क्या कहलाएगा? सीरम, ठीक है। और सीरम के साथ में क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलाते तो वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। सिंपल। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा कि प्लाज्मा कैसा कलर का फ्लूइड है, विस्कस है या फिर नॉन विस्कस है, कितना % बनाता है ब्लड का, प्लाज्मा के क्या क्या चीज़ें होती है प्लाज्मा में, मतलब कितना % होता है वाटर, कितना % होता है 6 to 8% में क्या आता है, 6 to 8% में जो भी चीज़ आती है उसका निमोनिक याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले फैन क्लब, ठीक है, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर वावल्स ख़त्म। उसके बाद में कुछ मिनरल्स होते हैं, कितने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं, ये पता होना चाहिए। व्हाट आर द मिनरल्स एंड व्हाट आर द अदर थिंग्स जो कि यहाँ पे होती है वो, ठीक है। और ये किस स्टेट में होती है, कौन सी स्टेट में होती है? ट्रांजिट में होती है। और इनएक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं? फैक्टर्स फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। और प्लाज्मा में से वो क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा देंगे तो क्या बचता है? वो, ठीक है। नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या दे रखा है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स and they constitute nearly 45% of the blood. 55% was formed by फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा कितना था? 55%। 45% क्या ले गया? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब बाकी का जो बचा वो सारा फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 45% ऑफ ब्लड। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। एरिथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। दीज आर कलेक्टिवली सब क्या कहलाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं। नाउ दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45%, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे हमने लिखा था प्लाज्मा 55% बना रहा है ब्लड का, ये अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं तो ये कितना बनाते हैं? 45, ठीक है। उसके बाद में इसको यार ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब तुम्हारी सहूलियत के लिए बता रही हूँ, बाकी मतलब यार मैं तो बहुत पूरी ट्रिक से याद रखती थी बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे ना ऐसे मतलब बहुत इट हेल्प मी आउट वेरी मच बिकॉज यू कैन नॉट दिमाग पे इतना जोर नहीं डाल सकते हो तुम वहाँ पे जाके कि क्या क्या था क्या नहीं था। तो इसको प से था 55, ठीक है, प से 55। और इधर F पे मत जाना क्योंकि F 50 में भी आता है, ठीक है। 40 दिस इज 4, इसमें भी 40 आता है, तो 40 फॉर्म्ड एलिमेंट्स और 50 इज 55, ठीक है। अदर थिंग इज दैट एरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, ठीक है। दीज आर द मोस्ट अबंडेंट। नाउ अ हेल्दी अडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 million to 5.5 million RBCs per mm³ ऑफ ब्लड। नाउ इसके अंदर mm³ ध्यान रखना है, RBCs कितनी होती है टोटल? 5 million to 5.5 million। RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन अडल्ट्स। अडल्ट्स के अंदर RBC कहाँ पे बनती है? रेड बोन मैरो के अंदर। RBCs आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, नॉट ऑल मैमल्स, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप, ठीक है। उसके बाद में कौन सी कलर की होती है? कौन सा इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ठीक है, और उसके वजह से इसका कलर होता है और नेम ऑफ द सेल्स भी यही होता है। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 grams ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है?
दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, हीमोग्लोबिन का सिग्निफिकेंट रोल होता है किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज के अंदर। आरबीसीज का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन विच इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। Now we have discussed it all. Now we'll write it in the question form so that you just have to, just click your brain like to answer those questions. ठीक है. So now अभी हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जो भी हमने आरबीसीज के बारे में पढ़ी है चीज़ें. ठीक है. कि फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी इज द मोस्ट अबंडेंट सेल्स. ठीक है. आरबीसी मोस्ट अबंडेंट होती है ऑफ ऑल सेल्स इन ब्लड, ऑफ ऑल सेल्स इन बॉडी लिख देंगे वो, तुमको क्या ध्यान रखना है, इन ब्लड. ठीक है. उसके बाद में हेल्दी अडल्ट मैन के अंदर कितनी आरबीसीज होती हैं, हेल्दी अडल्ट मैन हैज़ 5 to 5.5, कितनी, 5 to 5 पॉइंट याद रहेगा तो मैं लाख मिलियंस में कंफ्यूज करेंगे वहाँ पे, या फिर उसका नंबर चेंज कर देंगे. मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन में 10 lakhs होते हैं, तो 5 to 5.5 मिलियन यानी कि 50 लाख to 55 लाख के आसपास आरबीसीज होती हैं. ठीक है. तो मिलियंस याद रखना, एक चीज़ याद रखो, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज होती हैं. उसके बाद में आरबीसीज जो होती हैं कि इसका यूनिट ध्यान रखना है, पर सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो तुमको क्या ध्यान रखना है, मिलीमीटर क्यूब. तो मिलियंस और मिलीमीटर. ठीक है. इतना समझ आया, एम. ओके. आफ्टर दैट आरबीसीज जो होती है वो कहाँ पे बनती हैं, रेड बोन मैरो में बनती है इन अडल्ट्स, फॉर्म्ड इन अडल्ट्स. ठीक है. उसके बाद में डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स. ठीक है. डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स. उसके बाद में क्या होता है, इनका शेप कैसा होता है, बाय कॉनकेव शेप होती है. कौन से कलर की होती है, रेड कलर की होती है ना, ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल्स रेड कलर की होंगी. क्या कंटेन करती है, एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. इट इज नॉट अ सिंपल प्रोटीन. ठीक है. कंटेन आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन. ठीक है. अब एवरेज अडल्ट जो होती है, एक हेल्दी इंडिविजुअल, तो नेम और कलर इसी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट की वजह से, जो कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है. उसके बाद में क्या दे रखा है कि हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर कितना होता है, 12 to 16 ग्राम्स. इट इज़ नॉट मिलीग्राम. ठीक है. ग्राम्स होता है 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर. ठीक है. अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, एच भी लिखते हैं हीमोग्लोबिन को. हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस. एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, लाइफ स्पैन इज 120 डेज. उसके बाद में वो कहाँ चला जाता है, कौन से ऑर्गन के अंदर चला जाता है, विच इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ठीक है. अंडरस्टूड. सो वी हैव नाउ क्वेश्चंस अभी देखते हैं. मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होता है ऑफ ऑल द सेल्स इन बॉडी इन ब्लड. ठीक है. हेल्दी अडल्ट के अंदर कितने आरबीसीज होते हैं, 5 to 5.5 lakhs, नॉट लैक्स, इट इज मिलियंस पर यूनिट होनी चाहिए याद कि कितना क्यूब होता है. ठीक है. सेंटीमीटर क्यूब होता है, मिलीमीटर क्यूब होता है. आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, आई एम जस्ट allowing you to focus on the aspects which you should focus on. Then after that, it is devoid of nucleus in most of the mammals. शेप पता होनी चाहिए, मोस्ट पे ध्यान रखना है, शेप पता होनी चाहिए.
कलर पता होना चाहिए। कंटेन विच कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितना प्रेजेंट होता है वो पता होना चाहिए। ग्राम्स नहीं हो, ग्राम्स होता है, मिलीग्राम्स नहीं होता है, ठीक है। ग्राम्स इन 100 ml ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन कितनी होती है और उसके बाद में कहाँ चला जाता है ये। अब ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस। कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती है, दे आर कलरलेस। आफ्टर दैट दे आर न्यूक्लिएटेड, दे आर कलरलेस। RBCs were non-nucleated, these are nucleated and are relatively lesser in number, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंस हो गए। फर्स्ट इज कलरलेस, सेकेंड इज दीज आर न्यूक्लिएटेड एंड थर्ड इज दीज आर लेस इन नंबर विच इज 6000 to 8000 per mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। अभी ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। वो 120 डेज का लाइफ स्पैन था उनका, ये और भी शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। We have two main categories of WBCs which are granulocytes and agranulocytes, ठीक है। तो अभी WBCs के बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं कि WBCs जो होते हैं वो क्या होते हैं। कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, 6000 to 8000 होते हैं पर mm³ के अंदर, और उसके अलावा क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट दे हैव टू मेन कैटेगरीज WBCs की। ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं बेन, ठीक है। क्या होता है, ग्रैनुलोसाइट्स बेन होते हैं विच इज बेजोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। बेजोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ये ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, लिम्फो और मोनो, ठीक है। दीज आर द ग्रैनुलोसाइट्स। अभी न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं ऑफ द टोटल WBCs। वी आर टॉकिंग अबाउट WBCs। RBCs वर द मोस्ट अबंडेंट अमंग ऑल द सेल्स इन द ब्लड। अमंगस्ट WBCs विच इज द मोस्ट अबंडेंट सेल दैट इज न्यूट्रोफिल। उसके बाद में बेजोफिल जो है दैट इज लीस्ट अबंडेंट, है ना। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, इसका परसेंटेज सारा याद होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल जो है वो 60 to 65% होता है। देखो इसका सिंपल है नीलम आबाद, ठीक है, नीलम आबाद, ठीक है। ये दिस ट्रिक इज टोल्ड बाय सम सीनियर, सम टीचर टू मी, ठीक है। दिस वन इज, ये हमारा कितना है 60 to 65%, और बेजोफिल कितना है 0.5 to 1%, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं, नहीं, मोनोसाइट्स कितने हैं 6 to 8, ठीक है। इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोलते हैं, ठीक है। इओसिन का मतलब क्या होता है, एसिड, तो बैन याद रख लो या बान याद रख लो। इओसिनोफिल को क्या बोलते हैं, एसिडोफिल, तो इसलिए ये लिखा है मैंने। एसिडोफिल कितने होते हैं हमारे बॉडी में 2 to 3%, ओके। एंड लिम्फोसाइट्स के लिए एग्जैक्ट परसेंटेज दे रखा है 20 to 25। तो ये पूरा परसेंटेज तुमको याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी है, ठीक है। न्यूट्रोफिल इज 60 to 65, 20 to 25, 6 to 8, 2 to 3, 0.5 to 1। ऐसे सीक्वेंस में याद रखो, 60 to 80, 60 to 65, 20 to 25, 60, 65, 20, 25, 6 to 8, 2 to 3, 0.5 to 1, ऐसे। तो यू विल रिमेंबर दिस। अभी फंक्शंस दे रखे हैं इसके कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। तो MN याद रख लो, MN अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। ये क्या करते हैं, दीज आर फेगोसाइटिक सेल्स, फेगोसाइटिक होते हैं ये, जो कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं,
उसके बाद में क्या दे रखा है कि जो बेजोफिल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं HSH, ठीक है। बेजोफिल्स क्या सिक्रीट करते हैं, HSH विच इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ठीक है। ये जो HSH होता है ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आया। नाउ दिस इज समथिंग विच इज थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर एज वेल। तो इसको तुम यू कैन पेस्ट इट ऑन योर वॉल। क्या क्या चीज़ें लिखोगे उसके अंदर तुम, कि ग्रैन्युलोसाइट में क्या है, G, पहले G लिखोगे एंड देन यू विल राइट बेन। उसके बाद में पहले तुम क्या लिखोगे, G, और उसके बाद में लिखोगे डेन। उसके बाद में क्या लिखोगे कि जो इसका परसेंटेज वाला चीज़ है वो, ठीक है, कि नीलम आबाद वाला सीन जो है वो। उसके बाद में तुम लिखोगे कि जो M और N होते हैं वो क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। फिर जो बेजोफिल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, HSH, ठीक है। HSH क्या होता है वो पता होना चाहिए। HSH क्या करवाता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाता है। उसके बाद में इओसिनोफिल जो है उनके लिए क्या लिख रखे है, इओसिनोफिल्स इन्फेक्शन रेजिस्ट करते हैं। तो अगेन वावल्स आ गए ना, इओसिनोफिल इन्फेक्शन। इससे पहले वावल्स कब पढ़े थे हमने, जब हम एल्ब्यूमिन पढ़ रहे थे। एल्ब्यूमिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। यहाँ पे इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल क्या कराता है, इन्फेक्शन रेजिस्ट कराता है, ठीक है। उसके बाद में एलर्जिक रिएक्शन में भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इओसिनोफिल का 2 काम हो गए, वावल्स हैं सारे, ठीक है, इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में या तो ई से, ई याद रख लो, ई से आई, ई समवॉट सिमिलर, और एसिडोफिल से एलर्जिक रिएक्शन याद रख लो, ठीक है। दोनों चीज़ें थोड़ा तुमको याद रखने से मतलब है, नो मैटर तुम कैसे याद रखते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि जो इओसिनोफिल्स हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन रेजिस्ट कराते हैं। और इओसिनोफिल का ही दूसरा नाम एसिडोफिल है, वो क्या कराते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना। उसके बाद में लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं दीज आर 20 to 25% आफ्टर न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स का ही नंबर आता है। 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक तो बी फॉर्म होती है और एक टी फॉर्म होती है। बोथ बी और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब इसमें वावल काम नहीं आया, लेकिन लिम्फोसाइट्स तुमको याद रखना पड़ेगा। लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या कराता है, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी फॉर्म होती है एक तो BT, ठीक है। तो इतना समझ में आया। नाउ वील फोकस ऑन द डायग्राम, ठीक है। RBC का तो हमें समझ में आ जाएगा कि इट्स अ सिंपल RBC, एक छोटा मतलब इतना सा वो होगा, उसमें पूरा भरा हुआ होगा वो, ठीक है। हीमोग्लोबिन से भरा हुआ होता है एंड इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। बाकी सब में तुमको न्यूक्लियस लाइक चीज़ मिलेगी कुछ ना कुछ, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एकदम ग्रैन्यूल्स की तरह पड़ा होगा, एक सिंगल सेल नहीं होगा, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होंगे। इओसिनोफिल, बेजोफिल और न्यूट्रोफिल, इनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। इओसिनोफिल में क्या है, रेड कलर का है और उसके अंदर एक हेडफोन शेप का न्यूक्लियस पड़ा हुआ है इओसिनोफिल के अंदर। अब इसको कैसे याद रखोगे कि इओसिनोफिल का हेडफोन बना दो, जैसे ये और ये बन गया। तो हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस आ गया इसके अंदर, दिस इज इओसिनोफिल। और ये कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। बेजोफिल होता है ब्लू, बेजोफिल कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और न्यूट्रोफिल जो है वो कैसा है, इसमें एक से ज़्यादा मतलब जो लोब्स हैं, न्यूक्लियर लोब्स, वो एक से ज़्यादा है, ठीक है। उसमें सिर्फ 2 थे, इओसिनोफिल्स में हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस था, ठीक है। न्यूट्रोफिल में मल्टी लोबुलेटेड अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो समझ में आया। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, बहुत विशाल का टाइप का इसका न्यूक्लियस होगा। और जो लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये थोड़ा यार याद नहीं रह पाएगा तुमको, तो थोड़ा दिमाग में पिक्चर मेमोरी थोड़ा रखना, ठीक है। ये हो गया हमारे डायग्राम्स की बात। अभी ये जो डायग्राम है, सो आई विल टेल अबाउट हाउ आई यूज टू प्रिपेयर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। When I used to have my dinner or my lunch or my breakfast, so I used to go through all the diagrams जो भी respective like I started this habit after Diwali break got over.
तो I used to just keep a like our NCERT in front of me, and I used to scroll through pages, only diagrams. I never used to go through theory while having lunch or something. And it was not like very like मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी इसको, बट दिन में एक टाइम वाइल आई वॉज हैविंग माई मील आई यूज टू मेक श्योर दैट आई गो थ्रू द डायग्राम जितना भी मैं कर सकती हूँ, एंड इट हेल्प मी अ लॉट. लाइक आई नेवर took time अलग से for the diagrams, it just happened itself. तो you can also incorporate this habit. Now platelets के बारे में दे रखा है कि platelets जो होते हैं these are thrombocytes. Platelets are thrombocytes. ये क्या होते हैं? सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं. प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स सेल के ही फ्रेगमेंट्स दे रखे हैं. फ्रेगमेंट्स जैसे ही लग रहे हैं वो, जो कि प्रोड्यूस होते हैं किससे? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट. ये भी कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं. और उससे पहले क्या बन रहा था? ब्लड आरबीसी बन रहा था, वो भी बोन मैरो में बन रहा था. तो बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं. उन मेगाकैरियोसाइट्स के सेल फ्रेगमेंट्स को ही हम प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. ब्लड नॉर्मली कंटेन, अब इसका नंबर भी याद रखना है, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती है पर mm³ में ही बात कर रहे हैं हम. आरबीसीज का कितना था नंबर, उसके बाद में डब्ल्यूबीसीज का कितना था, उसके बाद में प्लेटलेट्स का कितना नंबर है. 1.5 लाख टू 3.5 लाख. नाउ दे कैन कन्वर्ट इट इनटू मिलियन, या फिर वो आरबीसीज को लाख में कर सकते हैं. तो ये तुमको याद रखना है. प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज, मोस्ट ऑफ विच इज इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. तो ये सब्सटेंसेज बनाते हैं प्लेटलेट्स, जो कि या तो क्लॉटिंग या तो कोआगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. अ रिडक्शन इन द नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो अगर ये कम हो जाते हैं तो क्या होगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे. वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली होगा फ्रॉम बॉडी. नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप्स. तो ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रू दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर. तो ब्लड ग्रुपिंग जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है. 2 मेन ब्लड ग्रुपिंग जो वाइडली यूज होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक आरएच. ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होती है दैट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस. 2 सरफेस एंटीजेंस के बारे में लिख रखा है कि एंटीजेंस आर द केमिकल्स जो कि इंड्यूस करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स. ठीक है, देखो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, एबीओ 3 ब्लड ग्रुप है, लेकिन ये किसके बेसिस पे है? 2 सरफेस एंटीजेंस के बेसिस पे है. 2 सरफेस एंटीजेंस, इनकी या तो प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के बेसिस पे हमारे पास ये वाली ब्लड ग्रुपिंग होती है. एंटीजेंस के बारे में लिख रखा है. एंटीजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली केमिकल्स, सब्सटेंसेस नहीं, दीज आर केमिकल्स जो कि क्या करवाते हैं? इम्यून रेस्पॉन्स इंड्यूस करवाते हैं. तो ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस, ये सारी चीजें होती हैं. एंटीजेंस आर द केमिकल्स जो कि इंड्यूस कराते हैं इम्यून रेस्पॉन्स on the RBC. What are those 2 antigens? These are A antigen and these are B antigen. Similarly, plasma of different individuals contain 2 natural antibodies. ठीक है, तो इसमें लिख रखा है RBCs के ऊपर ये 2 एंटीजेंस होते हैं. ठीक है, RBCs जो हैं उनके ऊपर ये 2 एंटीजेंस होते हैं. और जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या होती है? 2 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं. एक तो एंटी ए एंटीबॉडी और एक एंटी बी एंटीबॉडी. तो जो एंटीबॉडीज होती है ना, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन. जो इम्यून रेस्पॉन्स एंटीजन इंड्यूस करा रहे थे वो ही ये एंटीबॉडीज हैं. समझ में आया? वी वर टॉकिंग अबाउट 2 सरफेस एंटीजन जो कि ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज सरफेस एंटीजन. सबसे पहली बात, ये सरफेस एंटीजन है. ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा के अंदर 2 तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती है इन रेस्पॉन्स टू दीज एंटीजेंस. इतना समझ में आया? आफ्टर दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का, उसको करके हमको 4 ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं टोटल. ठीक है, ए बी और ओ. नाउ यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई भी ब्लड हम यूज नहीं कर सकते. द ब्लड ऑफ द डोनर
has to be carefully matched with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping. तो severe देखो, कोई भी एंटीजन अगर एंटीबॉडी से मिलेगा तो दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स टुगेदर, जिसकी वजह से वो जो ब्लड है उसमें बहुत सारे क्लम्प्स बन जाएंगे एंड इट विल क्लॉट, तो वो कोई काम का नहीं है. सो टू प्रिवेंट दिस, द ब्लड ऑफ द डोनर एंड द ब्लड ऑफ द रिसिपिएंट हैज़ टू बी मैच्ड केयरफुली. ठीक है, टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ, क्या प्रॉब्लम आती है, क्लम्पिंग की. ठीक है, जो डोनर की कंपैटिबिलिटी है दैट इज शोन. तो देखो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आरबीसी पे क्या प्रेजेंट होगा, ए. उस बंदे के प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, अब उसके अंदर खुद के अंदर ए है तो खुद के खिलाफ तो एंटीबॉडी बनाएगा नहीं वो, तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी. ठीक है, तो वो कौन सा ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, एक तो ए कर सकता है क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, और एक ओ जिसके अंदर कोई सरफेस एंटीजन है ही नहीं. ठीक है, अगर उसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी होगी. एंटी ए एंटीबॉडी है यानी कि वो ए वाला नहीं लेगा, यानी कि वो बी और ओ वाला ले लेगा. अगर उसके अंदर ए बी एंटीजन है तो उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी तो क्या एक्सेप्ट कर सकता है, वो चारों ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, ए बी और ओ. एंड इफ इट इज ओ ब्लड ग्रुप तो उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज होंगी, यानी उसके खुद के अंदर इट इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है उसके अंदर. एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी प्रेजेंट होगी. तो ये सिर्फ ओ वालों का ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है. तो इस टेबल से इट इज एविडेंट कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ब्लड ग्रुप ओ क्या है, इट इज यूनिवर्सल डोनर. चारों में आ रहा है ब्लड ग्रुप ओ, तो ब्लड ग्रुप ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया. और जो ब्लड ग्रुप, दीज आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर. ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम पर्सन्स विद ए बी एज वेल एज अदर ब्लड ग्रुप्स. तो ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट. और जो बाकी दूसरा वाला चीज़ है ये देखो, तो ओ वाले जो हैं वो सबको डोनेट कर सकते हैं और ए बी वाले जो हैं वो सबसे ले सकते हैं ब्लड. ठीक है, ए बी और ओ. ठीक है, इतना समझ आया. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट आर एच ग्रुपिंग. तो आर एच ग्रुपिंग में क्या है, अनदर एंटीजन आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी. ठीक है, रीसस मंकी के बारे में दे रखा है. इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मेजॉरिटी, नियरली 80% ऑफ ह्यूमन्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज आर एच पॉजिटिव. तो यानी कि आर एच पॉजिटिव की तादाद भी पता चल गई इससे हमको. देखो आर एच का मतलब क्या होता है, रीसस मंकी, यानी कि ये एंटीजन जो है वो सिमिलर एंटीजन रीसस मंकी में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे, ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी इन मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस, इन मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस पे प्रेजेंट होता है ये. और उन ह्यूमंस का तादाद कितना हो गया, 80% ह्यूमंस पे प्रेजेंट होता है, तो इनको हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव. और जिन पे नहीं होता है ये, जिन पे एब्सेंट होता है उनको हम बोलते हैं आर एच नेगेटिव. ठीक है, अभी जो आर एच नेगेटिव पर्सन है, अगर उसको जैसे मान लेते हैं दिस इज आर एच नेगेटिव वाला बंदा. ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव. अब इसको अगर हमने कोई आर एच पॉजिटिव ब्लड दे दिया, ठीक है, आर एच पॉजिटिव ब्लड दे दिया, तो दैट विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी आर एच एंटीजन. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा एंटीबॉडीज. आर एच नेगेटिव वाला बंदा है, उसको हमने आर एच पॉजिटिव ब्लड दिया, तो ये क्या करेगा, आर एच नेगेटिव वाला बंदा, इट विल फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजन. तो इसीलिए ये आर एच वाली चीज़ भी मैच होनी चाहिए क्योंकि वो एंटीबॉडीज लगा के डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है, आर एच ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन. नाउ अ स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग. इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मिसमैचिंग. दैट हैव बीन ऑब्जर्व बिटवीन आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस. ठीक है, तो आर एच नेगेटिव अगर मदर है, मदर आर एच नेगेटिव है और फादर जो है, मतलब फादर नहीं, फीटस जो है दैट इज आर एच पॉजिटिव, तो क्या होगा,
RH एंटीजन ऑफ द फीटस जो है वो एक्सपोज नहीं होता है टू द RH नेगेटिव मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, ठीक है। ड्यूरिंग, अब इन RH ये केस सिनेरियो है, ठीक है। फर्स्ट अगर उसकी मदर की प्रेगनेंसी है तो ये ब्लड जो है ये आपस में एक दूसरे को शक्ल नहीं दिखाते थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो एक्सपोज नहीं होते हैं जो RH पॉजिटिव एंटीजन है बच्चे के टू दी मदर, तो दे आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, बट ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक्सपोज हो, एक्सपोजर होता है मैटरनल ब्लड का। फीटल ब्लड थोड़ा सा अमाउंट में ही होता है, लेकिन होता है ना एक्सपोजर, और थोड़ा सा एक्सपोजर ही चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो मदर होती है उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट RH एंटीजन इन द ब्लड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मदर के अंदर क्या बन गई, anti-RH antibody, not in the first pregnancy but after that, after the exposure happened. Now in subsequent pregnancy, जो RH एंटीबॉडीज है फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में क्या होगा, ये जो anti-RH एंटीबॉडी हैं ये जाएंगी फीटस के अंदर और फीटल RBCs को कर देंगी डिस्ट्रॉय कर देंगे फीटल RBCs को, ठीक है। अब ये जो फीटल RBCs डिस्ट्रॉय हो गया तो ये फीटस के लिए ऑब्वियसली फेटल होगा, क्योंकि फीटस के अंदर अगर ब्लड ही नहीं बचेगा तो फिर हाउ इट विल सर्वाइव एंड कुड कॉज सिवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी, ठीक है। तो क्या करेगा, ये फीटल RBCs डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, फीटल RBC की वजह से क्या होगा, फेटल हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा उस बच्चे का, एंड सेकेंडली जॉन्डिस हो जाएगा उस बच्चे को। तो द कंडीशन इज कॉल्ड एज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस इस कंडीशन को बोलते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं हम, ठीक, anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर होता है तो आइडियली इट शुड बी गिवन टू द मदर, ताकि वो जो एंटीजन्स हैं जो एक्सपोज हो, मतलब देखो मदर की बॉडी में वो एंटीजन्स जा रहे हैं, वो एंटीजन्स क्या करेंगे, उसकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कराएंगे ताकि anti-RH एंटीबॉडीज बने। अगर हम उन एंटीजन्स को ही डिस्ट्रॉय करा देंगे तो वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाट वी डू आइडियली, वी प्रेफर गिविंग जो anti-RH एंटीबॉडी है टू द मदर बिफोर द डिलीवरी एंड आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। नाउ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, और ये सस्पेक्ट कैसे करते हैं हम कि बेबी कुड बी RH पॉजिटिव, इफ द फादर इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव देन देयर आर चांसेस ऑफ द चाइल्ड बीइंग RH पॉजिटिव, तो वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी बन जाती है। नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये थोड़ा समझने का था, ये समझ में आया। Now coagulation of blood. So you know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. Now blood exhibit करता है coagulation और clotting in response to injury or trauma. कोई भी इंजरी या फिर ट्रॉमा होती है तो उसके अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग और coagulation होता है उसके बाद में। ये जो मैकेनिज्म होता है दैट इज टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। थोड़ा सा ब्लीड करके और फिर रुक जाता है, तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द बॉडी। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो व्हाट इज फॉर्म्ड ओवर, मतलब कट या फिर इंजरी साइट पे क्या फॉर्म होता है, डार्क रेड कलर का, डार्क रेड ब्राउन। नाउ दिस हैज टू बी, यू हैव टू बी वेरी अप्रोप्रिएट इन दिस, कि डार्क रेड ब्राउन कलर का स्कम फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड, ठीक है। तो पूरा ढंग से याद होना चाहिए ये क्या फॉर्म होता है। ये हो गई इसके बाद, अब क्लॉटिंग की बात कर रहे थे हम। तो क्लॉटिंग में डार्क रेड ब्राउन कलर का स्कम फॉर्म होता है
अब ये जो स्कम होता है ये एक्चुअली क्या होता है, क्लॉट और कोएगुलम होता है। इट इज क्लॉट और कोएगुलम होता है, जो किससे बनता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, नेटवर्क ऑफ थ्रेड से बनता है, विच इज फाइब्रिन एक्चुअली, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स फाइब्रिन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अब फिब्रिन के बारे में दे रखा है। फिब्रिन इज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। ठीक है, फिब्रिन कैसे बनता है, हमने पढ़ा था कि फिब्रिनोजन जो है वो मेजर प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर। तो फिब्रिनोजन जो है वो हमने ये भी पढ़ा था कि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जो भी क्लॉटिंग और कोएगुलेशन से फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। फैन क्लब याद है, तो वही है फैन क्लब। फिब्रिनोजन जो है वो इनएक्टिव होता है इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन के अंदर, और इसको कन्वर्ट कौन कराता है, थ्रोम्बिन। ठीक है, अभी जो थ्रोम्बिन होता है वो किससे बनता है, अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। थ्रोम्बिन किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से बनता है थ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन खुद भी कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, और किस में पड़ा होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और ये जो कन्वर्जन होता है इसको कौन कराता है, या यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, लिख रखा है, an enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. This complex is formed by a series of linked enzymatic reaction. ये thrombokinase कैसे बनता है, linked cascade by a series of linked enzymatic रिएक्शन से बनता है। इसको कास्केड प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, उनसे क्या बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज बनता है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, उसको कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। देन थ्रोम्बिन जो होता है वो कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। तो समझ में आया, फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन जो है उसके अंदर डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स आके ट्रैप हो जाते हैं, तो ये क्या बनता है, क्लॉट या फिर कोएगुलम। तो समझ में आया। उसके बाद में इंजरी और ट्रॉमा जो होती है वो क्या करती है, प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करते हैं इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं कोएगुलेशन का पूरा पाथवे। प्लेटलेट्स जब मतलब कोई इंजरी या ट्रॉमा होती है तो प्लेटलेट ही रिलीज करती हैं वो सब्सटेंसेस, और वो फिर कोएगुलेशन पाथवे को स्टिमुलेट कर देता है। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोएगुलेशन। फैक्टर्स जो है, कुछ फैक्टर्स टिश्यूज भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंसेस जो है वो तो प्लेटलेट्स, जब कोई इंजरी या फिर ट्रॉमा होती है तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, फैक्टर्स रिलीज करती हैं, जिससे क्या होता है, कोएगुलेशन स्टार्ट होता है, कोएगुलेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। और जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी क्या करते हैं, फैक्टर्स रिलीज करते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, जो कि इनिशिएट करता है कोएगुलेशन को। और उसके अलावा एक आयन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग के अंदर, दैट इज कैल्शियम आयन, याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम आयन किसके अंदर था, कैल्शियम आयन प्लाज्मा के अंदर था। ठीक है, तो समझ आया। अभी जो लिम्फ है उसके बारे में दे रखा है कि जो लिम्फ है जब ब्लड पास होता है थ्रू द कैपिलरीज, ये मान लेते हैं कैपिलरीज है, ये टिश्यू वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज हैं ये क्या है, कैपिलरीज हैं, इनके थ्रू क्या करता है, कुछ थोड़ा सा वाटर अलोंग विद सम सॉल्युबल
वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है, वाटर लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल substances move out into the spaces between cells of the tissues, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या जाता है, वाटर अलॉन्ग विद वाटर सॉल्युबल, वाटर के साथ में क्या जाएगा, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ही जाएंगे, तो वाटर जाता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जाते हैं स्मॉल, ठीक है, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव आउट इनटू द स्पेसेस, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या बच जाता है, लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, लार्ज प्रोटीन्स बच जाते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स बच जाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बच जाते हैं इन ब्लड वेसल, ठीक है। वाटर निकल गया, वाटर सॉल्युबल, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस निकल गए, कहाँ पे निकले, इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। बचा क्या पीछे, लार्ज प्रोटीन्स बचे और फॉर्म्ड एलिमेंट्स बचे ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जो ये फ्लूइड रिलीज आउट हुआ इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम होता है जैसा कि प्लाज्मा का होता है, ठीक है। इसका मतलब प्रोटीन्स तो अलग अलग होते हैं लेकिन मिनरल्स जो है वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो इसका मेन काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो इसी के थ्रू होता है, सेल्स और ब्लड के बीच में, ठीक है, वो इसी के थ्रू होता है, मतलब ब्लड इसको भेजता है फिर ये आता जाता रहता है, ठीक है। बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स दिस फ्लूइड। अब नेटवर्क होता है, एक अलग नेटवर्क होता है वेसल्स का, नेटवर्क ऑफ वेसल्स जो कि कलेक्ट करता है इस फ्लूइड को, कलेक्ट दिस फ्लूइड, और उस नेटवर्क ऑफ वेसल्स को क्या बोलते हैं हम, लिम्फेटिक सिस्टम। और ये इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। जो लिम्फ होता है वो कैसा होता है, प्लाज्मा कैसा था, स्ट्रॉ कलर्ड था, लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस फ्लूइड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज बताना ज़रा, ठीक है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है। और लिम्फोसाइट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यून रेस्पॉन्सेस के लिए। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर, और क्या क्या कैरी करता है लिम्फ, इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स के अलावा और क्या होते हैं, इसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और क्या करवाता है लिम्फ, फैट आर अब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स, फैट जो है वो अब्जॉर्ब होता है थ्रू लिम्फ। फैट अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, लिम्फ किस में प्रेजेंट होता है, लिम्फ लैक्टियल्स में प्रेजेंट होता है। लैक्टियल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल विली के अंदर, इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर। अब देखो क्या क्या कहना चाह रहा है कि मान लो ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर विलाई है, ठीक है, दीज आर विलाई, विलाई के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको लैक्टियल बोलते हैं। ये क्या है, विलाई है, और ये क्या है, लैक्टियल है। ये जो लैक्टियल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है, और ये जो लिम्फ होता है ये फैट को क्या करता है, अपने साथ ले जाता है। सो दिस वाज अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी पाथवेज विच विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि तुमको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आई नो दिस वीडियो टुक अ लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड बट आई हैव ट्राइड टू मेक यू लर्न ऑल द थिंग्स इसी वीडियो में। एंड what are the things that I have written, whatever things that I have written on the side pages, you just have to write all those things वैसे का वैसे, not, you should not change anything about them, और वैसे के वैसे you will have to remember it, okay?